अच्छा, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा इनकोडेड रियल जो है वो हम लैब नंबर 9 आपकी है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, उसके अंदर हम इनकोडेड रियल्स को यूज़ करेंगे, तो हम उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है। 30D मतलब के 30 डेसिमल नंबर है। 6AH बता रहा है कि 6 है और A क्या होता है, 10 होता है, और ये एक हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का है। 42 के साथ कोई रेजिक्स नहीं है, यानी कि ये डेसिमल है। ठीक है। और 1101 जो है वो बाइनरी है। अच्छा, हेक्साडेसिमल बिगिनिंग विद अ लेटर मस्ट हैव रीडिंग जीरो। अच्छा, यहाँ क्या चीज़ बताई गई है आपको कि जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कोई लिखेंगे, जैसे यहाँ 6AH है, अगर ये सिर्फ AH होता, यानी कि A लिखा है, A का मतलब है 10, तो आप सिर्फ A से स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी आपका जो भी लेटर है, ठीक है, उससे पहले या तो कोई नंबर आ रहा हो, और अगर नंबर नहीं आ रहा तो आप उसकी स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, जीरो। डायरेक्ट कोई लेटर नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर A5 लिखा हुआ था, A5H, तो स्टार्टिंग में क्या, लीडिंग जीरो, उसकी स्टार्टिंग में जीरो लगा दिया, तो आप उससे बता देंगे कि ये, क्योंकि जीरो तो वैसे भी काउंट नहीं होगा, तो आप असेंबली में ये इसको एक्सेप्ट ही तब करेगा जब आपने अल्फ़ाबेट या लेटर से पहले जीरो लगाया हो। ठीक है। अच्छा, सर दोबारा बताइएगा, ये जीरो वाली आपने जो बात बताई है। ये बताया हुआ है कि जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे, हेक्साडेसिमल के अंदर क्योंकि अल्फ़ाबेट्स आ रहे होते हैं, ए टिल आपके जो 15 तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जी। वहाँ पर जब भी आप लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका ये है कि आप उससे पहले, यानी कि उसके लेफ्ट पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 6A आ रहा है तब तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि A से पहले 6 आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर तो ये डायरेक्ट A लिखा होता तो आपको उससे पहले ज़ीरो लगाना पड़ता, क्योंकि उस सही है। बिल्कुल A से या B से या किसी C से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। ये चीज़ तो हो गई आपकी डेटा रिप्रेजेंटेशन। आपने कोई भी इंटीजर आपका डेटा है तो उसको आपने रिप्रेजेंट किस तरह करना है। अच्छा, अभी तो हम ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ देख रहे हैं, आगे जाके हम इसको कोड भी करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब थर्ड चीज़ आपको क्या बताई गई है कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। सेगमेंट्स सेगमेंट्स बेसिकली आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है तो आप सेगमेंट्स के थ्रू दे रहे होते हैं। जो तीन बेसिक आपके पास असेंबली के प्री डिफाइंड सेगमेंट्स होते हैं, वो होते हैं डॉट डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ठीक है। क्लासेस की तरह आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेगमेंट्स, ये प्री डिफाइंड होते हैं। यहाँ पर आपने एक तरीके का कोड, यानी कि अगर आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं या कोई आपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें आप डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर करो। जितना भी एग्जीक्यूटेबल कोड होगा, यानी कि जितने भी आपने कोई फंक्शन क्रिएट करना है, कोई स्टैक क्रिएट करना है, ठीक है, कोई क्यू क्रिएट करना है, कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई फंक्शन कॉल करना है, तो वो तमाम आप डॉट कोड सेगमेंट के अंदर वो काम करो। यानी उसके ऊपर डॉट कोड सेगमेंट होगा और नीचे आप उसके ये तमाम कोड कर रहे हो। फिर स्टैक क्या है वो आगे हम चल के स्टैक वाले उसमें पढ़ेंगे, स्टैक वाली लैब के अंदर। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट डेटा सेगमेंट मैंने खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी कोई वेरिएबल जैसे नहीं है जिनको मुझे वैल्यूज असाइन करनी हो या इनिशियलाइज करनी हो। अगर होते तो मैं उनको डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर लिख रहा होता। सही, जहाँ पर भी ये इस कीवर्ड से पहले डॉट आ रहा हो तो आप समझ लें कि ये एक सेगमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डॉट कोड सेगमेंट आपने देखा। डॉट कोड सेगमेंट के अंदर हमने ये तमाम मेन प्रोसीजर का काम किया, यानी कि जो हमारा मेन प्रोसीजर है, ये भी एक मेन प्रोसीजर बेसिकली प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, जिसमें आप तमाम अपना एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हैं और वही परफॉर्म होकर आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ले आता है। ठीक है। तो मेन प्रोसीजर भी आपका कहाँ पर आता है, डॉट कोड सेगमेंट के अंदर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें भी तो क्या गिवन है। अच्छा, सेगमेंट्स को आप डायरेक्टिव भी कह रहे होते हैं और कभी आप सेगमेंट कह रहे होंगे, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। फॉलोइंग आर सम डायरेक्टिव्स, यहाँ डायरेक्टिव्स कहा गया। ठीक है। दैट आर वाइडली यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। द डॉट डेटा डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वेरिएबल्स वगैरह आप
इनिशियलाइज करा रहे हैं, कोई आपने कहा वेरिएबल 1 और उसके आगे आपने वैल्यू दे दी 5, तो वो या सिर्फ आपने उसकी कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, तो वो इनिशियलाइजेशन वाला काम डॉट डेटा सेगमेंट में हो रहा होता है। फिर द डॉट कोड डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ अ प्रोग्राम कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूटेबल का मतलब कि जो कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, कोई जहाँ पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे मूव का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन हो रही है ना, ये 6 उठकर कहाँ आ रहा है, EAX रजिस्टर के अंदर, ये मूव का परफॉर्म हो रहा है, तो ये एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है। सब्ट्रैक्ट, कोई सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है एक वैल्यू में से दूसरे वैल्यू की, तो वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है। फिर ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है राइट इंटीजर, तो ये एग्जीक्यूशन हो रही है। तो ये एग्जीक्यूटेबल जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो डॉट कोड सेगमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर स्टैक को अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, डेटा रिप्रेजेंटेशन और सेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास, फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है डेटा रजिस्टर्स का, सही है। अब यहाँ पर असल चीज़ आएगी, इसको आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि क्या है, क्योंकि अगर आपने डेटा रजिस्टर्स को नहीं समझा, रजिस्टर्स क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। हाँ, ये अभी आपको बताते हैं, अभी स्टार्ट तो कर लें कितने रजिस्टर्स होते हैं। कि ये अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा कि EAX रजिस्टर हमने यूज़ किया, ठीक है, और इस रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू स्टोर की, तो ये मल्टीपल हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के रजिस्टर्स होते हैं। इनको आप लाजमी ध्यान से समझ लें, क्योंकि इसके बगैर आप असेंबली लैंग्वेज के ऊपर कोड नहीं कर सकेंगे। और जिसने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया स्टार्टिंग के अंदर ही, वो आगे जाके उसके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने जैसे डिफरेंट पाइथन अगर पढ़ी है या C# पढ़ी है या आपने C++ पढ़ी है, वहाँ पर आपने वेरिएबल्स यूज़ किए होंगे, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप दे देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर असल में वेरिएबल क्या काम कर रहा होता है, वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास वेरिएबल्स की जगह रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि आपको ये उनके नेम्स जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और उनकी मेमोरी प्री डिफाइंड होती है, यानी कि असेंबली में पहले से डिफाइन की हुई है कि इसका, इस रजिस्टर का ये नेम है और उसकी इतनी, इसके अंदर इतनी मेमोरी है, यानी इतनी बिट की आप कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल आपके पास रजिस्टर्स हैं, उनके नेम्स हैं, वो अभी आपको बताते हैं कि क्या है। अच्छा, अब यहाँ आपको क्या कहा गया है कि 432 बिट डेटा रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड अदर ऑपरेशंस, यानी तमाम ऑपरेशंस के लिए आपके पास 4 ऐसे रजिस्टर्स हैं कि जो आप बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और वो कितना उनका साइज़ है, 32 बिट, ठीक है, उसमें आप 32 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दीज 32 बिट रजिस्टर्स, यानी उससे कम भी कर सकते हैं और उतनी भी कर सकते हैं, बस 32 बिट से ज़्यादा आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा जी, नूर अहमद क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं ये हर पीसी में सेम होता है, किसी भी उसमें, मतलब जिसमें आपका वो चलता हो, किसी सेम आर्किटेक्चर का, जैसे 64 बिट का है, 64 का, तो उसमें भी 4 ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, 4 ही होंगे। ठीक है सर। आप असल में जब असेंबली लैंग्वेज का कोड रन करते हैं, अब आपका प्रोसेसर जितने भी बिट का हो, आप जब असेंबली का कोड रन करेंगे तो आपकी ड्राइव के अंदर एक अलग से उस प्रोजेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और उसके अंदर जो भी जब आप असेंबली का कोड लिखेंगे तो एक मेमोरी का आर्किटेक्चर आ जाएगा, वहाँ पर ये तमाम आपके EAX, EBX, ECX, EDX के नाम से यूज़ हो रहे होंगे। अब उसमें वेरी करता है कि अब आपका 64 बिट प्रोसेसर हो या 32 बिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो बस एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपकी रिजर्व कर लेगा उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, चलिए उसको इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते अभी हम सिर्फ इसको इतना डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि 32 बिट की वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और उन रजिस्टर्स के क्या नाम है, एज कम्प्लीटेड 32 बिट डेटा रजिस्टर्स, EAX, EBX, ECX और EDX, ये तमाम 4 रजिस्टर्स हैं जो कि 32 बिट के आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। इनके अंदर आप अगर चाहें तो EAX को इस्तेमाल करें, उसमें कोई 32 बिट की वैल्यू
स्टोर करा सकते हैं 32 बिट या उससे कम। EBX है उसके अंदर 32 बिट या उससे कम की कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ECX, EDX, इन चारों के अलग अलग फंक्शंस भी हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे कौन सी वैल्यूज, किस तरह की वैल्यूज या इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हम किसके अंदर स्टोर करते हैं। सबके अंदर अलग अलग किस्म की वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। बस साइज इनका आपने याद रखना है कि अगर EAX, EBX, ECX या EDX आपसे पूछे कोई कि इसका क्या साइज होता है तो आपने बता देना है इनका साइज होता है 32 बिट, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा जी। अच्छा, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इस वाली इमेज को देखें, फिर इसकी रेंज कितनी होती है? रेंज क्या मतलब EDX से आगे कहाँ तक जाएगा? EDX से आगे कहाँ तक जाएगा मतलब समझा नहीं इसको। EAX, अच्छा EDX से आगे कहाँ तक? बस EDX तक के 4 आपको गिवन है, ठीक है। इन्हीं को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे होते हैं, इससे आगे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये आगे चल के समझ आ जाएगा, थोड़ा सा इसमें अंदर आप इंतजार करें। एक ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप ज़रा होल्ड करके रखें ताकि एंड में आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप इस इमेज को देखें, जैसे हमने डिस्कस किया, हमारे पास EAX, EBX, ECX और EDX रजिस्टर होते हैं, सही है, और ये 32 बिट के होते हैं। अगर मैं इसको चले अलग कर लेता हूँ इस इमेज को, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। अब ये आपके पास रजिस्टर्स हैं, सही है। तो ये EAX रजिस्टर जो है ये कहाँ से कहाँ तक की मेमोरी है? अगर ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड मेमोरी है हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में, ठीक है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसमें आपको ये मेमोरी मिली है जो ये एक बॉक्स है फुल, ठीक है। तो उसमें EAX रजिस्टर की मेमोरी कितनी है? 32 बिट। कहाँ से? यहाँ आप देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0, और ये कहाँ जा रहा है? 31। यानी कि ये जो पहली रॉ है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये पहली वाली जो रो है EAX की, यानी ये 0 से 31 कितना हुआ? 32। यानी कि ये 0 बिट 1 2 3 4 करते करते 8 बिट तक जाएगा, फिर 15, फिर 16 करते करते यहाँ 31 तक आ रहे हैं, यानी कि 0 से 31 32 बिट्स। तो EAX कितने बिट का हुआ रजिस्टर? ये एक रजिस्टर है, इसमें आप कोई भी 32 बिट की या उससे कम की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक रजिस्टर कितने का हुआ? 32 बिट का। फिर ये EBX है, ये सेकंड रो जो आपको दिख रही है, ये सेकंड रो भी एक रजिस्टर है पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये EBX कहलाता है, ठीक है। फिर थर्ड ECX है, ये भी 32 बिट का रजिस्टर है, ये भी ये थर्ड रो जो पूरी यहाँ तक है 0 से 31 तक, ठीक है। फिर ये 0 से 31 तक की फोर्थ रो आपके पास क्या है? EDX, यानी कि चौथा 32 बिट का रजिस्टर, ठीक है। तो अगर आप अब ये चार आपके पास रजिस्टर्स हुए 32, 32, 32 और 32 बिट के, क्या नेम है इनके? EAX, EBX, ECX और EDX। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ताकि हम आगे चलें, ठीक है, यस सर। अच्छा, अब ये पहली बात तो हो गई कि एज कंप्लीट, अगर आप कंप्लीट मेमोरी देखें तो 32 बिट डेटा रजिस्टर्स क्या हैं? EAX, EBX, ECX और EDX, ठीक है। अच्छा, और सेकंड पॉइंट आपको क्या कहा गया है कि इसके अलावा अब हमारे पास कौन से रजिस्टर्स हैं? लोअर हाफ्स ऑफ द 32 बिट रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड एज 4 16 बिट डेटा रजिस्टर्स AX, BX, CX एंड DX। जैसे EAX था, यानी आप इसमें से E निकाल दें सब में से, तो क्या बचा? AX, BX, CX, DX। तो ये चार हमारे पास और रजिस्टर्स इस्तेमाल हो सकते हैं अगर आपने पूरे 32 बिट की मेमोरी एक दफ़ा में स्टोर नहीं करानी, यूज़ नहीं करनी, तो आप क्या करेंगे? 16 बिट ले लेंगे इसमें से। 16 बिट वाले अगर आप रजिस्टर में स्टोर कराना चाह रहे हैं, 32 का हाफ क्या होता है? 16 ना। तो अगर आप इस पहले वाली रॉ को 32 को हाफ में तोड़ दें, यानी कि बीच में से हाफ कट कर दें, ठीक है, तो क्या बचा? 16 बिट की वैल्यू।
और अगर आपने 16 बिट वाला रजिस्टर इसमें से निकाल के यूज़ करना है तो उसका क्या नाम है, AX। ये EAX है ना, तो ये है AX। जैसे EBX था तो उसकी जगह क्या है, BX। ECX था तो अगर आप 16 बिट वाला यूज़ करना चाह रहे हैं तो CX। EDX था तो उसकी जगह DX। या लेकिन ये कितने बिट के होंगे, ये होंगे 16 बिट के। इसमें आप 16 बिट या उससे कम की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ये किसने पूछा है, अदील ने पूछा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा कौन से रजिस्टर में मूव कराना है। बिल्कुल सही, ये अभी आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ कि किस तरीके से ये पता लगेगा। अभी आप सिर्फ रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट समझें, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि डेटा को देख के कैसे पता लग सकता है कि ये कितने बिट वाले रजिस्टर में ये वैल्यू हमने स्टोर करा दी है। अच्छा, अभी तो आप सिर्फ इसको समझें कि ये इन होल हमारे पास EAX 32 बिट था, EBX 32 था, ECX 32 था और EDX 32 बिट का डेटा रजिस्टर था। अगर आपने 16 बिट की में वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप AX, BX, CX या DX यानी इनको हाफ कर दें। यानी ये वाला पूरा पोर्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, एक अगर तो आपने AX यूज़ करना है तो AX, जो ये AX लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ से लेकर 0 से 16 तक, तो 0 से 15 तक यानी 16 बिट। ये 0 से 15 तक 16 बिट का रजिस्टर हुआ, ठीक है। ये 0 से ये CX हुआ, फिर ये DX हुआ, ठीक है। सर जब AX को हम अगर एक वैल्यू असाइन करें और उसके बाद EX को करें तो EX वाली वैल्यू जो होती है वो रहेगी या EX से नहीं, वो बिल्कुल रहेगी, क्यों रिमूव हो जाएगी, वो रहेगी। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा देता। अच्छा, ये चीज़ भी सबको मेरे ख्याल से समझ आ गई है कि 16 बिट के लिए अगर हमने यूज़ करनी है तो आप क्या करेंगे, या तो AX यूज़ करेंगे, ठीक है, या BX यूज़ करेंगे, या CX यूज़ करेंगे, या DX यूज़ करेंगे, ठीक है। AX को आप क्या कह रहे होते हैं, एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर क्यों कह रहे होते हैं, और इसके अंदर मोस्टली AX की वाली वैल्यूज़ हम AX वाले रजिस्टर में हम कौन सी वैल्यूज़ या कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जब भी आप EAX, ठीक है, या AX या AHAL ये तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेसिकली सारे EAX भी एक्यूमुलेटर कहलाता है, AX भी एक्यूमुलेटर कहलाता है, यानी ये जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है, EAX, AX, AHAL ये तमाम एक्यूमुलेटर कहलाते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये रजिस्टर्स, इसमें जब भी इसमें आप तब वैल्यू सिर्फ स्टोर करेंगे जब आपने उन वैल्यूज़ के साथ कोई या तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, या फिर आपने क्या काम करना है, आपने हाँ, या आपने कोई इनपुट आउटपुट वाला काम करना है, यानी आपने कोई यूज़र से इनपुट लेके वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप एक्यूमुलेटर वाले रजिस्टर्स यानी AX, EAX, AHAL में इस्तेमाल स्टोर करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द साइज आप ले लें, EAX ले लें अगर 32 बिट की वैल्यू आ रही है, AX ले लें अगर 16 बिट की आ रही है, ठीक है। BX यानी कि EBX, BX, ठीक है, ये तमाम ये वाली सेकंड रो वाले किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये होते हैं बेस रजिस्टर। अभी ये हम आगे चल के भी यूज़ बताएंगे ये किस तरह और होते हैं। ये अब सिर्फ आप याद रखें कि इनको हम बेस कह रहे होते हैं। बेस किस लिए होते हैं, बेस बेसिकली इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए होते हैं, यानी मेमोरी के जैसे ये मेमोरी है, इसमें 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स करते करते 0 से स्टार्ट होते हैं ना इंडेक्सेस। एरे के अंदर भी अगर आप देखें तो इस तरह की अगर कोई वैल्यूज हैं तो हम वो बेस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कराते हैं इंडेक्सेस की। CX जो है वो काउंटर कहलाता है, मोस्टली लूप्स के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, लूप में जो काउंटर चल रहा होता है तो काउंटर की वैल्यू आप ECX या CX इन रजिस्टर्स में स्टोर कराते हैं। D जो है वो डेटा रजिस्टर होता है, और DX, EDX ये तमाम, और ये मोस्टली सेम काम कर रहा होता है, थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सेम काम कर रहा होता है एक्यूमुलेटर के, यानी ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। हाँ, BX क्या होता है ये अभी हम इन डिटेल अभी नीचे इसके बताया गया, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी आप इसको इतना समझ लें कि यहाँ पर क्या हुआ, रजिस्टर्स के साइज समझ लें सिर्फ कि EAX अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि 32 बिट, EBX 32, ECX 32, EDX 32 बिट रजिस्टर होता है। इसी को अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास AX
16 बिट का रजिस्टर होता है, BX 16 बिट का होता है, CX 16 और DX 16। अच्छा, और इसमें अब ये सेकंड बात तक कंप्लीट हो गई, सेकंड लाइन। थर्ड में इसमें आपको क्या बताया गया है कि अब अगर आपने 16 बिट का जो रजिस्टर था, ठीक है, इसको भी आप हाफ हाफ में कट कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास कि लोअर एंड हायर हाफ्स ऑफ द अबव मेंशन 4 16 बिट रजिस्टर्स, यानी कि इन 4 16 बिट रजिस्टर्स के अबव और बिलो हाफ को आप कट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 की बजाय 8 बिट के रजिस्टर हो जाएंगे। और ये भी चार थे, ये भी चार थे, लेकिन जब 16 बिट वाले चार रजिस्टर्स को आप हाफ में कट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 रजिस्टर्स, 8 बिट के, 16 का हाफ 8, ठीक है, तो 8 बिट के टोटल 8 रजिस्टर्स और आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सही। और उनको हम क्या कह रहे होते हैं, AH BH CH DH, AL BL CL DL। इसमें भी AH AL जो है वो एक्यूमुलेटर होते हैं, BH CH BH और BL बेस होता है, CH और CL काउंटर होता है, और DH और DL डेटा रजिस्टर। अच्छा, बेसिकली हम ये काम अगर थोड़ा सा भी किसी, आप लोग कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं? मोस्टली फिफ्थ के हैं, थर्ड सेमेस्टर। कुछ थर्ड सेमेस्टर के हैं, कुछ फिफ्थ के हैं, नूर कह रहे हैं कि फिफ्थ के हैं, जवेरिया थर्ड के हैं, ठीक है। तो ज़रा मुझे ये कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं आप लोग, ये बताएं कि हम मेमोरी के जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेमोरी के अंदर या आपकी अगर ये जो इसको हम सेगमेंटेशन करते हैं, आपकी कहते हैं इसको, मतलब कि मेमोरी को बीच बीच में से कट करना, इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं? हम 32 बिट का जो रजिस्टर है, अगर हमारे पास 1 बिट की भी वैल्यू है तो हम उसको 32 बिट में ही रख दें, क्या फ़र्क पड़ता है? हम क्यों उसको हाफ करके और फिर उस छोटे रजिस्टर की वैल्यू के अंदर, छोटे रजिस्टर के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करें? अगर हमारे पास छोटी वैल्यू आ रही है, सपोज 5 बिट की कोई वैल्यू आ रही है, तो हम उसको 8 बिट के रजिस्टर में रख रहे हैं। कोई 15 बिट की वैल्यू आ रही है या 16 बिट की आ रही है तो हम उसको 16 बिट वाले में रख रहे हैं। ऐसा क्यों करें? एक ही बनाएं 32 बिट का रजिस्टर और उसी के अंदर तमाम वैल्यूज़ को स्टोर करें। बिल्कुल सही, अदील ने बिल्कुल सही बात बताई कि एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। सर जगह कम लेगा? नहीं, जगह कम लेने की बात नहीं है। एहतशाम करें जगह कम लेगा, जगह कम तो लेगा, लेकिन उसकी जगह कम लेने से क्या नुकसान हो रहा है या क्या फ़ायदा हो रहा है, तो वो अदील ने बिल्कुल सही बताया कि एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है अगर आप ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करें। इसकी अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी हाँ बात है, तो मैं समझा देता हूँ आपको एक एग्जांपल देके। ये आपको एग्जांपल लाइफ टाइम काम आएगी, इसको ज़रा गौर से समझें। सपोज करें आपका यूनिवर्सिटी में एक क्लास में एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, या आपके घर में एक रूम है, ठीक है, और आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है, तो एक रूम है, सपोज उसके अंदर सपोज 30 लोग आ सकते हैं, इतना बड़ा रूम है कि उसमें 30 लोग आ सकते हैं। अब उस रूम के अंदर जिसमें 30 लोग आ सकते हैं, उसके अंदर मैं एक पिन गिरा दूँ, ठीक है, एक सेफ्टी पिन लूँ और मैं उसमें गिरा दूँ, और फिर मैं उस रूम में दो बंदे भेजूँ और मैं उनको बोलूँ, या एक बंदा भेजूँ और मैं उसको बोलूँ कि आप उस पिन को ढूंढो। तो सपोज उस बंदे को उस इतने बड़े रूम में जिसमें 30 लोग आ सकते हैं या 30 लोग बैठ सकते हैं, उस रूम में उसको उस पिन को ढूंढने में सपोज आधा घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस रूम को हाफ कट कर दूं, इतना कट कर दूं कि उसमें 15 लोग सपोज आ सकें, और उस 15 लोग आ सकें उतने छोटे रूम के अंदर मैं एक पिन ड्रॉप करूं और उसमें फिर एक बंदा भेजूं और मैं बोलूं उसको ढूंढो, तो उसको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? क्योंकि जो बड़े रूम में 30 मिनट लग रहे थे, तो छोटे रूम में उसको कितने लगेंगे? 15 मिनट। और हो सकता है पहले मिनट में ही मिल जाए, हो सकता है उसके बिल्कुल पैर के पास पड़ी हुई हो, उसको पहले मिनट में मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम उसको अगर वो पूरा भी छान लेगा ज़मीन पे तो 15 मिनट में मिल जाएगी। उसको मैं और हाफ कर दूँ उस कमरे को, उसको और छोटा कर दूँ, इतना कर दूँ कि उसमें 7 लोग आ सकते हो, सिर्फ इतना छोटा सा कमरा है, ठीक है, या स्टोर है छोटा सा। उसके अंदर मैं उस बंदे को भेजूँ और मैं बोलूँ अब पिन ढूंढो, तो जाहिर है उसको छोटी सी जगह होगी तो उसमें आसानी से उसको मिल जाएगी, इतना बड़ा रूम है ही नहीं। उसको और जो है वो 15 मिनट से भी जो है वो 6-7 मिनट 8 मिनट के अंदर वो ढूंढ लेगा।
और छोटा कर दूँ, तो जितना छोटा करता जाऊँगा तो क्या होता जा रहा है, जितना कमरा छोटा हो रहा है उसमें जो पिन गिरी हुई है, यानी आपका जो डेटा स्टोर हुआ हुआ है, वो उसको फेच करना या उसको ढूंढना आसान है, उसको ढूंढने की टाइम कम होता जा रहा है जितना साइज़ कम होता जा रहा है। तो यही चीज़ आपके मेमोरी के अंदर भी होती है। जब आपकी आपने देखा होगा, आप कुछ लोग ये करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में जिस पीसी में जाएंगे, तो ये जो आपकी हार्ड ड्राइव है, मेरे पास ये है 2 टेराबाइट की है, तो मैंने इसको 2 के अंदर डिवाइड किया है, यानी एक सी ड्राइव है, एक ई है। लोगों ने इसको और एफ में और मल्टीपल ड्राइव्स में डिवाइड किया होता है। इसका करने का मकसद ये होता है कि आप छोटा से छोटा करेंगे तो आपका पीसी फास्ट हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो वो डायरेक्ट उसको पता होगा कि मैंने सी ड्राइव में जाना है और जाके सर्च कर लेना है। और सी ड्राइव में या ये ई ड्राइव जो है इसकी सिर्फ 439 GB की है, तो इसमें सर्च करना आसान है बजाय 2 टेराबाइट वाली ड्राइव के। ठीक है, तो इसलिए हम सेगमेंटेशन करते हैं, या इसलिए हम टाइम को कम, स्टोरेज को छोटे से छोटा करते हैं, कट करते हैं, छोटा तो नहीं करते, उसको कट करके डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पर हम सर्च करते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। अब आपका बड़ा जो रूम था पूरी, जिसमें 30 लोग आ रहे थे, सपोज उस रूम का नाम था EAX, उसमें ढूंढना उसको आधा घंटा लग रहा था। अब आपने रूम छोटा कर दिया और उसको बता दिया कि भाई इसमें 16 लोग आ सकते हैं, इतना छोटा रूम है, और आपने बोल दिया उस रूम का नाम, सिर्फ आपने उसको नाम बता दिया रूम का, कि अब इस आपने EAX में नहीं ढूंढना, आपने ढूंढना है AX वाले रूम में। तो वो जाएगा डायरेक्ट AX वाले रूम में ढूंढ लेगा, कम टाइम लगेगा। आपने बोला AX में भी नहीं ढूंढना, आपने AL में जाके ढूंढना है, तो वो 8 बंदों के आने वाले कमरे में ढूंढने का, तो उसका और कम टाइम लगेगा। आपने सिर्फ उस रूम का नाम बताना है। जैसे यहाँ पर आपने मेमोरी के नाम रखे हुए हैं ना, बड़े साइज वाली मेमोरी का एक डिफरेंट नाम है, तो वो आपने उसको सिर्फ नाम बताना है कि आप इसमें जाओ और ढूंढो। अब आप वैल्यू स्टोर तो छोटी वैल्यू, सपोज 2 बिट की वैल्यू भी EAX में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन असेंबली ने जान के आपको ये कट करके आपको मेमोरी दे दिया ताकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम हो, आप रिस्पेक्टिव रजिस्टर के अंदर ही स्टोर करें। ठीक है, तो पार्टीशन इसलिए आप करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। इसी वजह से हमने ये रजिस्टर्स को पार्टीशन में डिवाइड किया होता है। अब आपसे कोई भी पूछे, सपोज, चलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, देखते हैं अब ये किसने ध्यान से देखा है या नहीं। अच्छा जी, पूछ लेता हूँ मैं जी, महविश नबी, ज़रा माइक ओपन करें और ये बताएं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं AL रजिस्टर है, ये कितने बिट का होता है? जी, ये क्लास पार्टिसिपेशन के जो है ना मार्क्स होंगे, और जिसका मुझे पता लगेगा कि वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर उसका मार्क्स कट हो सकते हैं। जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही स्टूडेंट ये चीज़ मुझे आंसर दे। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब महविश नबी जो है इस सिर्फ इन्होंने क्लास ज्वाइन करके छोड़ी हुई है। अच्छा जी, अच्छा जी, हारिस अहमद आप बताएं कि हमारे पास जो DX रजिस्टर है, ये क्या इसका साइज़ है? जी, हारिस हारिस अहमद, हारिस भी जो है वो ज्वाइन करके गए हुए हैं लग रहा है। ठीक है हारिस जी, बताएं, आपसे क्वेश्चन पूछा है। 16 बिट, बिल्कुल सही। हारिस ने सही जवाब दिया है, 16 बिट। अच्छा, तो बस इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि अच्छा, जो स्टूडेंट्स के रिप्लाई वैसे ही मेरे पास चैट में आ रहे हैं, मैंने जान के उनसे नहीं पूछा, मुझे पता है कि ज़्यादातर को समझ आ गया है, लेकिन 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपका ज्वाइन करके मीटिंग गए हुए होते हैं, तो बस उनको जगाने के लिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहता हूँ। लेकिन इसके याद रखें, ये नेम्स जो है ना मेरे पास नोट हो जाते हैं, नोट कर रहा हूँ मैं, और इसके क्लास पार्टिसिपेशन के बिल्कुल मार्क्स होंगे आपके। जी सर, सर एक बात बताएं, मतलब कि
16 बिट है तो वो उसके अपना जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम है, ठीक है, और जो 32 है वो थोड़ा ज़्यादा लेगा टाइम, मतलब 16 बिट की निस्बत। तो मतलब यूज़र तो फिर ये बंदा तो यही चाहेगा ना कि उसको कम से कम टाइम लगे। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू ही बड़ी है, इतनी है कि 62 बिट की है, तो फिर आप उसको छोटे में स्टोर नहीं कर सकते। जी। अगर आपके पास 17 बिट के यूज़र चाहेगा तो सही, लेकिन यूज़र के चाहने पे नहीं है। आपके पास अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं कि भाई इंटर योर नेम, और यूज़र ने ऐसी वैल्यू दी, या आप किसी से एज ले रहे हैं या किसी से आप डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, तो उसने आगे से इतनी बड़ी वैल्यू दी कि जो सपोज 17 बिट की है, तो आप उसको 8 बिट में स्टोर कर ही नहीं सकते, आपको लाजमी उसको 32 बिट में ही स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप जो है वो, आपके पास 8 बिट की वैल्यू आ रही है, तो आप उसको 8 में ही स्टोर करें, ये नहीं करें कि आप उसको 32 में स्टोर कर रहे हैं, फिर वहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। तो तो सर इसलिए ये हाँ, तो हमें नहीं पता होगा ना कि यूज़र का नाम कितना लंबा है, हाँ, ये ठीक है, यही यही और मैं आपको हमें चीज़ का तो पता ही नहीं है, अभी तो अभी फिर यही मतलब अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ कि आप किस तरीके से इस चीज़ को पता लगाएंगे कि आपका जो डेटा आ रहा है, या डेटा है वो कितने बिट का है। ठीक है, ये हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, ये अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उसमें आप उसमें घबराएं नहीं। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गया है ना कि डेटा रजिस्टर्स हमारे पास कितने हैं। अगर नहीं भी आया है तो इसको आप लोग लाजमी देख सर लें, याद कर लें। जी सर जी जी। सर ये जो हम लोग अल्फ़ाबेट लिखते हैं और डिजिट्स होते हैं सर, ये हमारे पास बिट्स में सर मतलब मतलब हम जब लिखते हैं तो किस तरह से मतलब हमें पता लगता है कि मतलब ये कितनी स्पेस लेगा और मतलब कितने बिट पर आएगा, यही ये यही किस तरह बता से रहा हमें हूँ, हमें पता चलें लगता है? चलें अब अदील कह रहे हैं आपकी वॉइस रुक रही है, अभी आ रही है आपको वॉइस वॉइस? सर आपको मेरे ख्याल से माइक बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बीच बीच में रुक यस जाती सर, है एकदम। बीच बीच में रुक जाती है। जी अभी बताएं, अभी आ रही है आपको वॉइस? यस सर, अभी तो आ रही है। सर ठीक है, अच्छा, ये एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, पता नहीं मेरे नाम निकल गया जहन से, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, चलें मैं आपको ये मुज़म्मिल। चीज़, हाँ मुजम्मिल पूछ रहे थे, चलें मैं आपको ये चीज़ बता ही देता हूँ। अब आप अगर सपोज, ये वैसे तो आगे एक एग्जांपल में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी थी, चलिए मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ। सपोज करें आपके पास यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है, ये 6000। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कितने बिट वाले रजिस्टर में आएगी? ठीक है, 6000 आपके पास वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, आपके पास बेसिकली जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं तो आपने कन्वर्जन वगैरह भी की होंगी। वहाँ पर क्या होता था कि निबिल का कॉन्सेप्ट होता है, एक निबिल कितने बिट्स पे आती है? 4 बिट्स पे। ठीक है, यानी कि आप कह लें 1 2 3 4, ठीक है, और हर निबिल 0000 पे आ रही होती है। ठीक है, ये 4 जो बिट्स है ना, ये होती है एक निबिल। एक सेकंड में यहाँ लिख भी देता हूँ। सर आपका माइक, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है आपको आवाज़? सर आवाज आपकी आती रहती है कंटिन्यूअसली, फिर एकदम से बंद हो जाती है, जैसे कि बिल्कुल माइक डिस्कनेक्ट हो गया वैसे। वो इंटरनेट का मुझे लग रहा है इशू आ रहा है, मैं एक मिनट देखता हूँ, वो माइक का इशू नहीं है। पता नहीं सर, इंटरनेट वाला लग नहीं रहा सर, वो इंटरनेट में थोड़ा सा जर्क और लैग आता है उसमें, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट वाला हो रहा है। अच्छा, अभी बताएं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। लेकिन अभी भी रुक रुक ठीक के आ है, रही है। फिर रुक रुक के आ रही है। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 4 बिट्स, यानी कि ये 4 बिट्स जो है ये मिलके क्या बनती है? एक निबल। ठीक है, ये एक निबल बनती है। अब आपने नंबर सिस्टम में देखा होगा, इस अगर आपने इस 6 को देखना है, 6 लिखना है, तो 6 किस तरह आप लिखते हैं? 6 लिखने के लिए आप इस 4 बिट्स में से कौन कौन, ये होती है 1 2 4 8, तो आप कौन कौन सी बिट्स को ऑन करेंगे? ठीक है, आप करेंगे
1 2 4 और 8 है, तो आप 6 आपने लिखना है सर तो 2 आप और 4 को हाँ ऑन 2 करेंगे। और 4 को ऑन कर देंगे, ऐसा ही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। इसी तरीके से आपने 0 करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 आ गया, ठीक है। और ये निबल 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली निबल 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि ये 4 निबल्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है। 4 निबल का मतलब है 4 4 जा 16 बिट्स के ऊपर आएगा ये, सही है। तो 16 बिट के ऊपर आने का मतलब है आप इसको कितने में स्टोर करेंगे, 16 बिट के रजिस्टर में, यानी कि AX में, सही है। चाहे तो EAX में भी कर सकते हैं, लेकिन आप AX में करेंगे, लेकिन AH या AL में स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको करेंगे 16 बिट के रजिस्टर में। ये वैल्यू यहाँ पर अगर मेरे पास बढ़ जाती है, यहाँ पर एक और 0 आ जाता है, ठीक है। एक और 0 आने का मतलब है 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब ये कितना हुआ, 20 बिट्स। 20 बिट्स का मतलब है कि मुझे इसको अब 32 बिट के रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, EAX, ठीक है। तो ये निबल्स का कॉन्सेप्ट है, इसको और भी डिटेल में हम जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपकी क्योंकि फर्स्ट सेकंड लैब है तो हम इसको इतना इन डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सर एच वो मैंने चैट जी पे आपसे क्वेश्चन पूछा था। जी, क्या पूछा। सर वो चार्ट जो आप दिखा रहे थे उसमें यही था ना कि अगर 64 बिट को हम तोड़ते हैं तो वो 32 बिट का एक वो बन जाता है उसमें, AX BX DX जो था। नहीं, आपके फिर पास उसको इनिशियली जब EAX जो है वो 32 बिट है, उसको आप जी, हाफ करेंगे तो 16 बिट में आ जाएगा। अच्छा हाँ वही वही सर, हम्म। 16 बिट में टूट गया वो। सर लेकिन जब हम 16 को फर्दर तोड़ते हैं तो हमारे पास 8 8 के दो बन रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 16 16 के दो क्यों नहीं बन रहे। अच्छा, ये आपको असेंबली लैंग्वेज के ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, ये असेंबली लैंग्वेज का यही तरीका है। ये आपको बताया आपकी जो बुक है ना, और असेंबली जिसने असेंबली लैंग्वेज बनाई है, ये ये सवाल तो वैसे आपको उसी से पूछना पड़ेगा कि उसने इस तरह क्यों किया है। लेकिन मोस्टली मेरे ख्याल से शायद इसलिए किया अ- होगा कि 8 बिट के रजिस्टर मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, तो इसलिए शायद 8 बिट्स की तादाद थोड़ी सी उसने बढ़ा दी है, ठीक है। अच्छा सर, ये और हायर और हाँ, लोअर में फर्क क्या है वैसे, कोई फर्क है इनमें नहीं 8 एज बिट सच के कोई जो एज रजिस्टर्स सच हैं। कोई फर्क नहीं है, इसमें एज सच कोई फर्क नहीं है। आप AH में जो चीज स्टोर कर सकते हैं वही आप लोअर यानी कि AL में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा ये हो गया हमारा किस चीज का, डाटा रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इन्हीं को फर्दर थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है आपकी लैब में, और क्या बताया हुआ है कि सम ऑफ दीज डेटा रजिस्टर्स हैव स्पेसिफिक यूज इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अच्छा, सवाल आप लोगों के जो आ रहे हैं, सवाल आने का अच्छी बात है, आप लोग पूछा करें, सवाल आने का यही मतलब है कि आप लोगों को ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन से स्पेसिफिक रजिस्टर्स हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन या डिफरेंट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हम देख लेते हैं। EX जैसे मैंने आपको बताया, EX इज द प्राइमरी एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसको एक्यूमुलेटर भी कई जगहों पे मैं कह रहा हूँ कि आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर ले लें या फिर आप बेस रजिस्टर ले लें। इट इज यूज्ड इन इनपुट एंड आउटपुट एंड मोस्ट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको बताया मैंने। फॉर एग्जाम्पल इन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन वन ऑपरेंड इज स्टोर इन EAX और AX और AL रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑपरेंड। अच्छा, अब एक और भी बात है, जब आप EAX रजिस्टर ले रहे हैं, सही है, और आप उसके साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करा रहे हैं, और दूसरा रजिस्टर आपने सपोज यहाँ पर EBX लिया, ठीक है, सपोज करनी, तो ये दोनों 30